हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शिलाजीत, जिसको कि मिनरल पिच भी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आप सभी से मेरी विनम्र विनती है कि मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो मेरी आने वाली जो वीडियो है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए आते हैं शिलाजीत पर। शिलाजीत या शिलाजतु भी इसको कहते हैं। ये मिनरल पिच भी इसे बोलते हैं, या फिर इसको ब्लैक बिटुमिन भी कहा गया है। इसके जो नाम हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया, शिलाजतु हो गया या फिर शिलाजीत इसका हिंदी नाम है। इंग्लिश में जो नाम है इसको ब्लैक बिटुमिन, मिनरल पिच या एस्फेल्टम पंजेबियम भी कहते हैं। एस्फेल्टम पंजेबियम क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि एस्फेल्टम पंजेबियम जो है ये एक प्लांट है जिसकी की जड़ से स्रावित होने वाला ये श्राव होता है, जिसको कि हम कलेक्ट करके रख लेते हैं, यही शिलाजीत कहा गया। तो इसलिए उस प्लांट का नाम के आधार पर ही इसका नाम एस्फेल्टम पंजेबियम दिया गया है। संस्कृत में भी इसको शिलाजतु ही बोलते हैं। अब है इसके पर्याय। पर्यायों में क्या है, जैसे कि शैल धातु जिसे बोलते हैं, शैल यानी कि पर्वत, पर्वत की धातु, क्योंकि पर्वत से श्रावित हो रहा है। इसी तरीके से इसको शिलामय, क्योंकि शिला से है। शिलाश्वेद, जैसे कि पसीना निकलता है, उसी तरीके से पर्वत का पसीना यानी कि शिलाश्वेद। शिला निर्यास भी इसीलिए इसको बोला गया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम होता है अद्रिज। इसके बाद है इसकी उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, जैसे कि भी मैंने पहले बताया कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य के तीव्र ताप से जहाँ स्वर्ण आदि जो धातु का जो खनिज मिलता है, जो उसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी कि हिमालय की हो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसकी तलहटी से ये श्रावित होने वाला एक प्रकार का श्राव होता है, जिसको कि शिलाजीत कहते हैं। या क्षारीय भूमि में सूर्य के तीव्र ताप से ये श्रावित होता है। प्राप्ति स्थान इसका उत्तर प्रदेश है, गढ़वाल है, गंगोत्री, कश्मीर, पंजाब, नेपाल और भूटान। शिलाजीत के रसरत्न समुच्चय के अनुसार इसके दो भेद बताए गए हैं। एक तो है गोमूत्र ग्रंथि, दूसरा होता है कपूर ग्रंथि। जो गोमूत्र ग्रंथि होती है यही श्रेष्ठ होता है और यही हम उपयोग में लाते हैं। फिर से जो गोमूत्र ग्रंथि है, ये फिर से इसको दो उपभेद इसके किए गए हैं, जिसमें कि एक ससत्व होता है और दूसरा निसत्व होता है। तो इन दोनों में से भी जो ससत्व वाला होता है यही हम लोग उपयोग में लाते हैं औषधि के रूप में। अब है इसकी स्वरूप और परीक्षा। स्वरूप में क्या होगा, ये कैसा दिखता है? जैसे लाक्षा के सदृश मृदु होता है, जैसे लाक्षा होता है उसी तरीके से सॉफ्ट होता है। मिट्टी के समान जैसा वर्ण होता है, गुगलू के समान दिखाई देने वाला, गुगलू जैसे कि दिखाई देता है उसी तरीके से। रस में ये लवण और तिक्त होता है। और महत्वपूर्ण बात है, गौमूत्र की इसमें से गंध आती है। तो गौमूत्र जो गंधी होता है वो शिलाजीती कहा गया है। फिर इसकी परीक्षा कैसे करेंगे? परीक्षाएं में इसकी विभिन्न प्रकार की बताई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, या ये शिलाजीती है या कोई अन्य द्रव्य तो नहीं है। जैसे शिलाजीत को जो है अगर हम बिना धुएं के अग्नि के साथ ये जलता है, जब हम इसको जलाते हैं तो मतलब धुआं नहीं उठता। इसका जो वर्ण होता है काला भूरा, जैसे कि मिट्टी का होता है काले भूरे वर्ण का। और जब हम इसको जलाते हैं तो ये लिंगाकार आकृति बन जाती है, मतलब लिंगाकार होकर के ये जलता है। जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे ये लिंगाकार होने लगता है। और जब हम इसको जल में डालते हैं तो जल में डालने पर ये तंतु के समान ये घुलता है। तंतु मतलब जैसे कोई धागा रहता है, तो इस तरीके से मतलब घुलता जाता है। और पीछे की तरफ एक तंतु, ऐसा लगता है कि तंतु है या इससे कोई धागा अटैच है। तो इस तरीके से इसको कहा गया है कि ये तंतु के समान जल में डालने पर घुलता है। और धीरे धीरे घुलते घुलते ये पानी में नीचे की तरफ जाता है और घुलता जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। अब है इसका शोधन। शोधन क्षार, अम्ल या गोमूत्र
से, यानी कि क्षार, अम्ल और गौमूत्र, इनमें से कोई भी एक द्रव्य या फिर इनको बारी बारी से लेने से, पहले में क्षार में, फिर अम्ल में, फिर गौमूत्र में धोने से क्या होगा, शिलाजीत शुद्ध हो जाता है। फिर दूसरी विधि इसकी क्या बताई गई है, गोदुग्ध, त्रिफला क्वाथ हो या फिर भृंगरासोरस, यानी कि इन तीनों में से कोई एक, गोदुग्ध, त्रिफला क्वाथ या भृंगरासोरस में शिलाजीत को लोहे के पात्र में घोलकर धूप में सुखाने से ये शुद्ध हो जाता है। फिर तीसरी विधि बताई गई है, क्षारीय अम्ल और गुगलू के साथ शिलाजीत को क्या करना है, स्वेदनी यंत्र में रखकर 1 पहर तक स्वेदन करने से ये शुद्ध हो जाता है। यानी कि तीनों का मिक्सचर लेंगे, उसमें क्षार भी डालेंगे, अम्ल भी डालेंगे और गुगलू भी डालेंगे और स्वेदनी यंत्र में ले लेंगे और 1 पहर तक स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। तो कौन कौन सी 3 विधियां हो गई इसकी, एक तो इसमें क्षार, अम्ल और गौमूत्र से मात्र धो लेने से, मतलब एक बार उसको वॉश करके रख दो तो उससे ही शुद्ध बताया गया। दूसरी विधि क्या हो गई, गोदुग्ध, त्रिफला क्वाथ या फिर भृंगरासोरस में क्या है, इसको ऐसे ही घोल के और फिर इसको निकाल के धूप में सुखा लो, तो ऐसा करने से भी ये शुद्ध हो जाता है। फिर तीसरी विधि क्या हो गई, क्षार, अम्ल और गुगलू, इन तीनों को लेकर के स्वेदनी यंत्र में और दोला यंत्र, स्वेदनी यंत्र विधि, स्वेदनी यंत्र वही होगा जैसे दोला यंत्र होता है, उस तरीके से क्या होगा, स्वेदन करने से ये शुद्ध हो जाता है। स्वेदनी यंत्र और दोला यंत्र में इतना ही फर्क है कि दोला यंत्र में हम पोटली बना करके उसमें टांगते हैं और स्वेदनी यंत्र के अंदर हम जो द्रव्य है वो डायरेक्ट ऐसे ही स्वेदनी यंत्र में रख देते हैं और उससे ये स्वेदन होता है। अब है इसके बाद सूर्यतापी विधि। सूर्यतापी विधि क्या होती है कि जब शिलाजीत को जो है शोधन करने के लिए क्या करते हैं कि त्रिफला आदि क्वाथ जो द्रव्य पदार्थ है उसके अंदर शिलाजीत को घोल लेते हैं। फिर घोलने के बाद इसको क्या करेंगे, कपड़े से छान लेंगे। फिर छानने के बाद में इसको धूप में, यानी कि जो सूर्य की धूप है उसमें सुखा करके क्या करने हैं, वो धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि जैसे ही जो त्रिफला क्वाथ है वो सूखता चला जाएगा, उसका जो पार्ट है मतलब त्रिफला क्वाथ का, और धीरे धीरे वो सूख करके क्या हो जाता है, ये जो शिलाजीत होता है गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए इसको सूर्यतापी शिलाजीत कहते हैं। मतलब क्योंकि सूर्य में की धूप में हम इसको सुखा रहे हैं, इसलिए ये सूर्यतापी शिलाजीत है। तो इस विधि से क्या है, कई उड़नशील पदार्थों की रक्षा होने से औषधीय कर्मों में क्या है, हम इसको उपयोग में लाते हैं। मतलब सूर्य की धूप में जो हम इसको सुखाते हैं तो इसमें जो उपस्थित जो कुछ उड़नशील द्रव्य है वो उड़ने से बच जाते हैं। तो इसीलिए इस विधि को हम सूर्यतापी विधि कहते हैं और इस विधि का हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। फिर दूसरी है इसमें अग्नितापी विधि। अग्नितापी विधि में क्या है कि त्रिफला क्वाथ आदि द्रव्य पदार्थों में शिलाजीत को घोलकर, सेम वही है, यानी कि उसमें भी त्रिफला क्वाथ के अंदर शिलाजीत को घोला था और इसमें भी त्रिफला क्वाथ आदि में शिलाजीत को घोला था। फिर वही कपड़े से छान लिया था। फिर छानने के बाद में क्या करना है, इसको किसी पात्र में लेकर के मंद अग्नि पर धीरे धीरे पाक करते हैं और तब तक पाक करते हैं जब तक कि इसका जो त्रिफला क्वाथ वाला जो जलीय अंश है वो जल ना जाए और जलते जलते ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाता है इसको सुरक्षित हम करके ठंडा करके सुरक्षित करके रख लेते हैं। तो क्योंकि हम अग्नि के संपर्क से गाढ़ा कर रहे हैं तो इसलिए ये अग्नितापी विधि होगी। तो इस तरह से जो प्राप्त शिलाजीत होता है वो अग्नितापी शिलाजीत कहते हैं। तो समझ, छना हुआ जो शिलाजीत होता है जब हम उसको सूर्य की धूप में सुखाते हैं और गाढ़ा कर लेते हैं तो उसको सूर्यतापी शिलाजीत बोलते हैं। और जब छने हुए शिलाजीत को हम अग्नि पर धीरे धीरे मंद अग्नि पर पाक करते हैं और पाक करने पर जो शिलाजीत हमें प्राप्त होता है उसको हम अग्नितापी शिलाजीत कहते हैं। अब है इसके बाद मारण। मारण, हालांकि शिलाजीत जो होते हैं उसके मारण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शिलाजीत को जब हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो यही जो शुद्ध शिलाजीत होता है हम इसको डायरेक्ट ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जो हमारे रसशास्त्र की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर मारण विधि बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। मारण, तो शिलाजीत के मारण के लिए क्या करेंगे, शुद्ध शिलाजीत लेंगे और इसके अंदर क्या मिलाएंगे, संभाग मात्रा में शुद्ध मनयशिला, शुद्ध गंधक और शुद्ध हड़ताल। इसके साथ क्या करेंगे, संभाग लेने पर खल्व यंत्र में डाल देंगे तीनों को। कौन कौन से हो गए, शिलाजीत, हड़ताल, मनयशिला और गंधक।
डाल करके क्या, नींबू सोरस की, क्योंकि मारन हमें मालूम है मोस्टली मारन द्रव्य में गंधक भी पड़ता है और कोई भी अम्ल द्रव्य की भावना दी जाती है। तो यहाँ पर भी हमें क्या है, मातुलंग नींबू सोरस लिया गया है। तो नींबू सोरस की भावना दे देंगे और भावना दे करके क्या है, सेम वही प्रक्रिया कि टिकिया बनाई, सराव संपुट किया और 8 उपलों की अग्नि में पुट देने से क्या हो जाएगी, हमें शिलाजीत की भस्म, क्योंकि शिलाजीत बहुत ही मतलब हल्का वो होता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसको पुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 8 जो उपले हैं अति लघु पुट में ही आता है, तो अति लघु पुट यानी कि 8 उपलों का पुट देने मात्र से ही ये शिलाजीत की भस्म मिल जाती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि शिलाजीत की भस्म बनाते समय इसकी मतलब बहुत मृदु होता है, तो इसलिए इसको जलने का भी डर रहता है। तो इसलिए यही कारण है कि हम इसको मतलब मारन नहीं करते हैं, सीधे शोधन करके भी हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। अब है इसका सत्वपातन। सत्वपातन से भी कुछ ऐसी कोई विशेष चीज़ हमें इसमें मिलती नहीं है खास, तो इसमें समय और पैसे दोनों के ही वेस्टेज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सत्वपातन बताया गया है। तो शुद्ध शिलाजीत को क्या करना है, द्रावक गण के साथ में पीस करके अम्ल द्रव्य की भावना देनी है, फिर मूसा में रख के तीव्र अग्नि में दमन करने से क्या होगा, लोहे के सदृश हमें सत्व मिलता है। तो शिलाजीत का ऑल ओवर देखा जाए तो ना मारन की आवश्यकता है और ना ही इसके सत्वपातन की ही आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी बताया गया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया है। तो सुशिलाजीत, द्रावकगण और अम्ल द्रव्यों की भावना। अब है इसकी मात्रा भी इसके अलग अलग तरीके से देते हैं, जैसे बल और काल को आदि को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो शिलाजीत जो शुद्ध शिलाजीत है उसकी मात्रा 2 से 8 रत्ती तक दी जाती है। ये भस्म की बात नहीं हो रही है, ये जो हमने शिलाजीत को शुद्ध किया है वो शिलाजीत हम यूज कर रहे हैं, कितना, 2 से 8 रत्ती तक। लेकिन जो अन्य आचार्य है, जो चरक ने क्या बताया गया है कि शिलाजीत की जो मात्रा है वो 1 कश और 1 पल बताई है। तो इस तरीके से जो है 3 तरीके से इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। और अगर भस्म भी लीजिए, वैसे तो फिलहाल तो भस्म इसकी बनाते ही नहीं है आज के समय में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शिलाजीत की भस्म बनाता होगा, सिर्फ शुद्ध शिलाजीत ही हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो उसी के आधार पर इसकी मात्रा 2 से 8 रत्ती तक हम दे सकते हैं। अब है इसके गुणकर्म क्योंकि वही रसायन की तरह काम करता है और शिलाजीत बेस्ट बाजीकरण भी होता है, यानी कि रसायन और बेस्ट बाजीकरण की, और बाजीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे इससे क्या है, जरा व्याधि प्रशमन है, देह डार्यकर होता है, मतलब देह को मजबूत करने वाला होता है। मेधा स्मृति वर्धक जो द्रव्य होते हैं उसमें भी शिलाजीत पड़ता है। बल्ले है, छेदक होता है, मेदोहर मेदनाशक, मोटापे को भी कम करता है शिलाजीत। मूत्र रोग नाशक की सबसे बढ़िया दवाई होती है, बेस्ट। आयु स्थैर्य कारक मतलब रसायन की तरह हो गया। यक्ष्मा, क्षय में, ट्यूबरक्लोसिस में भी इसका यूज होता है, क्योंकि धातुओं का वर्धन करता है, धातु की वृद्धि करता है। और क्षय क्या होता है, धातु का क्षय। इसी तरीके से वली पलित यानी कि बालों का पकना, पीला होना, मतलब पकना मतलब सफ़ेद होना। और त्वक रोग, त्वचा संबंधी रोगों के में भी ये बहुत बढ़िया है। आम पाचक का काम, कफ रोग हर, उदर, बस्ती वेदना हर, प्रमेह में, डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ की जो औषधियाँ होती हैं आयुर्वेद की, उसके अंदर शिलाजीत जरूर पड़ता है। गुल्म है, प्लीहा है, अस्मरी, शर्करा, पांडु, हृदयशूल, शोफ, अग्निमाद नाशक। तो एक तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से त्रिदोष नाशक होता है। इसलिए ये भी कहा गया है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है कि जो शिलाजीत के सेवन से दूर नहीं हो जाए। मतलब बेस्ट ड्रग डायबिटीज़ की, बेस्ट ड्रग कुष्ठ की, और भी जैसे बेस्ट ड्रग बाजीकरण, मेधा स्मृति वर्धक, बहुत ही बढ़िया इन सब उस पर ये काम करता है। अब है इसके प्रमुख योगों में जैसे आरोग्य वर्धनी वटी, नाम से ही पता चल रहा है आरोग्य का वर्धन करने वाली, मतलब हर तरह के रोगों को दूर करने वाली आरोग्य वर्धनी वटी। आरोग्य वर्धनी वटी मेन वैसे लीवर के ऊपर काम करते हैं, तो जब लीवर सही है तो पूरी बॉडी का सिस्टम सही है, तो इसलिए आरोग्य वर्धनी वटी, इसके अंदर भी शिलाजीत पड़ता है। चंद्र प्रभावटी, ये यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित विकारों में इसका बहुत अच्छा रोल है, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो प्रमेह हो, या और भी इससे अन्य जो है। बाजीकरण योगों में भी चंद्र प्रभावटी देते हैं। और शिलाजत्वादी लोह है, तो इसलिए ये आयरन की पूर्ति करने के लिए भी। शिवा गुटिका है और शिलाजत्वादी वटिका। तो इस तरीके से जो इसके ये
5 योग बताए गए हैं। तो आज के लिए शिलाजीत इतना ही है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इतनी समझ में आ गई होगी और बहुत ही बेस्ट और बढ़िया दवाई होती है और विभिन्न प्रकार के योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज इतना ही, इसलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं तुथ्य के साथ। तब तक के लिए थैंक